हेलो ऑल एंड वेलकम टू वर्ल्ड नाउ विद प्रवीण चौधरी। आप लगभग 3 महीने से यूएस इजराइल ईरान वॉर की न्यूज देख रहे हैं, लेकिन कभी ध्यान दिया आखिर इस लड़ाई में जीत हुई किसकी? देखा जाए तो ये बात इतनी भी सिंपल नहीं। आइए इस सवाल का जवाब साथ मिलकर ढूंढते हैं। ये लड़ाई वैसे तो 50 साल पुरानी है, लेकिन डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन स्टार्ट हुई 28 फरवरी 2026 को, जब यूएस और इजराइल ने मिलकर ईरान पे हमला किया और अचानक सारी दुनिया की नजरें मिडिल ईस्ट की तरफ घूम गई, जो कई सालों से यूक्रेन रशिया की तरफ टिकी हुई थी। देखा जाए तो इन दोनों लड़ाइयों का इम्पैक्ट भी अलग अलग देखने को मिला। यूक्रेन रशिया वॉर एक रीजनल लड़ाई तक सीमित रहा, लेकिन जिसका असर वर्ल्ड इकोनॉमी पे इतना नहीं दिखा। वहीं दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट की लड़ाई ने ट्रेड ही नहीं बल्कि ऑयल सप्लाई को भी बुरी तरह इम्पैक्ट किया है, जिसका असर आपके आसपास के अलावा पूरी दुनिया पर देखने को मिला। फिर आखिर इस लड़ाई का फायदा किसे हुआ? यूएस को, इसराइल को, ईरान को, या यूएस के मिडिल ईस्टर्न अलायंस में जो शामिल हैं, जैसे यूएई, सऊदी अरेबिया, कुवैत जैसे देशों को? अभी शायद ये एस्टिमेट कर पाना मुश्किल है, पर इन सब में एक देश ऐसा भी है जिसने इस अटेंशन शिफ्ट का पूरा फायदा उठाया है। ये जानने से पहले अभी का जो यूएस इजराइल ईरान वॉर में क्या हुआ, इसे समझ लेते हैं। यूएस ईरान की राइवलरी तो वैसे 50 साल पुरानी है, जब यूएस ने ईरान की कई न्यूक्लियर साइट्स पर हमले किए। इसे नाम दिया 12 डेज वॉर। इसका मकसद था ईरानियन रजीम को पब्लिक के थ्रू हटवाना, जो यूएस हमेशा से करता आया है दूसरे देशों। प्रोटेस्ट तो हुए, लेकिन इस लायक नहीं थे कि ईरानियन गवर्नमेंट को हटाया जा सके। ये काम नहीं किया तो 28 फरवरी को यूएस ने और इजराइल ने मिलकर स्टार्ट किया ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। मतलब साफ था, ईरान पे यूएस इजराइल मिलकर बॉम्बिंग करेंगे और उनका टारगेट भी ईरान की न्यूक्लियर साइट जैसे नतांज और फर्दो, मिलिट्री बेसिस और काफी गवर्नमेंट साइट्स भी थी। इस हमले से ईरान को बहुत डैमेज पहुंचा, जिससे ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खोमेनी भी मारे गए। फिर से 2 मार्च के बीच ईरान ने तुरंत रिएक्ट करते हुए मिसाइल्स और ड्रोन से अटैक। इसमें टारगेट थे इसराइल और यूएस के बेसिस, जो मिडिल ईस्ट के देशों में जैसे कतर, बहरीन और कुवैत में स्थित हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से लगभग वर्ल्ड की 20% ऑफ ऑयल सप्लाई पास होती है, उसे भी ईरान ने बंद कर दिया। फिर 3 से 5 मार्च के अंदर इसराइल ने तेहरान, जो ईरान की कैपिटल है, उसके अंदर हैवी बॉम्बिंग की, और जवाब में ईरान ने यूएई, सऊदी अरेबिया जैसे अन्य देशों में हमला करके भारी नुकसान पहुंचाया, और साथ में उनकी जो सेफ कंट्री वाली इमेज बना के रखी थी उसे भी डैमेज कर दी। फिर 6 से 8 मार्च के बीच ईरानियन कमांड सेंटर पे हैवी स्ट्राइक्स की गई, जिसमें ईरान के काफी टॉप लीडर्स मारे गए, और इसी टाइम पे उनके नए लीडर, सुप्रीम लीडर बने मुजतबा खोमनी। इसमें ईरान का साथ देने हिजबुल्लाह भी बीच में आ। हिजबुल्लाह ने लेबनान की तरफ से इसराइल पर हमला करके एक दूसरा फ्रंट खोल दिया। अब बात 9 और 11 मार्च को पहुंची, जहां ऑयल प्राइसेस में हैवी जंप्स देखने को मिले। एक तरफ यूएस अपने मिडिल ईस्टर्न अलायंसेस को मिसाइल्स भेज रहा था, वहीं ईरान की मदद के लिए भी रशिया और चाइना बैकडोर से हेल्प कर रहे थे। अब ये कॉन्फ्लिक्ट बायलैटरल से बढ़कर रीजनल तक जा पहुंची। इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर देखने को मिला, जिसका वर्ल्ड इकोनॉमी पे हैवी इम्पैक्ट हुआ है, और भारत पे इसका असर क्या हुआ, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाकर समझाऊंगा। इम्पैक्ट को देखते हुए अब खेल शुरू हुआ डिप्लोमेसी और मीडिएशन। सीज फायर के लिए इस्लामाबाद, जो पाकिस्तान की कैपिटल है, उसमें पीस टॉक्स रखे गए, जो बुरी तरह फेल हुए। आप जानते हैं, जब पाकिस्तान इन्वॉल्व होगा किसी पीस टॉक्स में तो क्या कामयाब होना कितना मुमकिन है। देखा जाए तो लड़ाई अभी भी जारी है, लेकिन वेपन एस्केलेशन बहुत कम हुए हैं। ज्यादातर कोशिश स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के फ्री फ्लो की रखी गई है। ये पूरे हीटेड इवेंट को लगभग 80 दिन से भी ज्यादा हो चुके हैं, जिसपे सारी दुनिया अपनी निगाहें बनाए हुए है। लेकिन एक देश ऐसा भी है जिसने पर्दे के पीछे रहकर असली खेल खेला है और इस क्राइसिस का पूरा फायदा उठाया है। ये देश है रशिया, जो 4 सालों से भी ज्यादा सेंटर ऑफ ग्लोबल अटेंशन रहा, जिसे हटते ही रशिया ने टैडो का पूरा फायदा उठाया। ऑयल प्राइसेस जो कभी $75 पर बैरल थे, वो बढ़कर $100 पर बैरल पहुंच गए। रशिया ने अपनी ऑयल सप्लाई बढ़ाकर 7 से 8 मिलियन बैरल एक्सपोर्ट कर दिए और बिलियंस ऑफ डॉलर्स का प्रॉफिट कमाया। यूएस और नेटो के लगातार यूक्रेनियन एड की वजह से पेंटागन ने भी अपने बजट में $200 मिलियन की डिमांड की रखी है। देखा जाए तो यूएस नेटो के रिसोर्सेस डिफरेंट फ्रंट पे लगे हुए हैं, और रशिया सैंक्शंस के बाद भी प्रॉफिट कमा रहा है। पर सबसे बड़ा खेल रशिया ने ऑक्यूपाइड यूक्रेनियन टेरिटरी में खेला है। इसमें रशिया ने डेवलपमेंट के लिए
लगभग 11.8 बिलियन डॉलर्स जैसी बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट, ये सारा अमाउंट रोड, रेलवेज और पोर्ट्स के रीडेवलपमेंट में यूज किया जाएगा, जो लगभग 2500 किलोमीटर से भी ज्यादा का नेटवर्क। इसमें शामिल हैं नोवोरोसिया रेलवेज, एजोव रिंग हाईवेज और उसके साथ मरियोपोल और बर्दियान्स जैसे पोर्ट, जिन्हें फंक्शनल करके कोल और ग्रेन्स का भी एक्सपोर्ट शुरू कर दिया है। अपने अगले कदम में रशिया ने लुहांस रीजन की गोल्ड माइंस तक का भी ऑक्शन कर दिया, जिन्हें पहले ही वो फंक्शनल बना चुके हैं। एक्सपर्ट की माने तो ये डेवलपमेंट का स्केल क्रीमिया में की गई रीडेवलपमेंट से भी काफी बड़ा है, जिसे रशिया ने 2014 में एक्वायर किया था। इससे एक चीज तो क्लियर है, क्राइसिस का सबसे अच्छा फायदा रशिया ने ही लिया है और इस वॉर में अभी तक विनर बन के उभरा है। रशिया ने विंस्टन चर्चिल की इन लाइनों को अब सही बना दिया है। वो कहते हैं, नेवर लेट ए गुड क्राइसिस गो टू वेस्ट। आगे भी देश और दुनिया के अपडेट्स और एनालिसिस के लिए बने रहिए वर्ल्ड नाउ के साथ। थैंक यू ऑल।